एनिमे के स्टार्ट में हमें चलो नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि अपने पार्टनर एडोनिस के साथ कहीं पर जा रही होती है और रास्ता खो जाने की वजह से वो दोनों मैप्स का यूज कर रहे होते हैं। लेकिन तभी एडोनिस चलोए को एक फोन दिखाती है और कहती है कि वो दोनों इसके अंदर के मैप को यूज करके यहाँ से आसानी से बाहर जा सकते हैं। लेकिन चलो ये कहती है कि उन्हें इंसानी गैजेट्स का यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि इंसान उन्हें इस तरीके से क्रैक कर सकते हैं। लेकिन एडोनिस बताता है कि ये चीज पॉसिबल नहीं है क्योंकि उसने खुद ही इस मशीन को बनाया है और कोई भी इंसान इस मशीन को ट्रैक नहीं कर सकता है। लेकिन चलोए तभी उसे एक पंच मार देती है और मैप्स को देखकर फिर से उसे समझने की कोशिश करने लगती है। तभी एडोनिस चलोए से पूछता है कि हमें इंसानों से बचकर हमेशा भागना क्यों पड़ता है, हमने तो कोई गलत काम भी नहीं किया है। लेकिन चलोए बताती है कि इंसान पहले से बहुत ज्यादा बदल चुके हैं और वो लोग अब हमें बहुत बड़ा एक खतरा मानते हैं। दुनिया को बनाते वक्त गॉड ने विचेस और इंसानों को एक साथ ही बनाया था और साथ ही में गॉड ने अपने कुछ पावर्स विचेस के साथ भी शेयर किया था ताकि वो लोग इंसानों की मदद कर सकें और अपनी सारी जिंदगी एक साथ अच्छे से बिता सकें। लेकिन थोड़े टाइम बाद इंसानों ने विचेस को ही अपना दुश्मन मान लिया और एक के बाद एक सारे विचेस को खत्म करने लगे। अब चलोए भी एक विच ही है और इसी वजह से उन्हें इंसानों से बचकर भागना पड़ता है। लेकिन चलोए कहती है कि हमें टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, हम लोग जरूर एक ऐसी जगह को ढूंढ लेंगे जहां पर हम दोनों शांति से रह पाएंगे और वहां पर एडोनिस अपने स्टडीज को भी कंटिन्यू कर पाएगा। लेकिन एडोनिस बताता है कि उसे स्कूल जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, उसे तो चलोए के साथ ही सीखने में मजा आता है। तभी चलोए कहने लगती है कि मुझे पता है तुम मुझे बहुत ज्यादा पसंद करते हो, है ना? लेकिन एडोनिस कहता है कि ऐसा तो कुछ भी नहीं है और सोचता है कि चलोए इतना ज्यादा खुश कैसे रह सकती है। अगर मैं उसकी जगह पर होता तो अपने सारे मैजिक पावर्स का यूज करके सारे इंसानों को खत्म कर दिया होता। लेकिन तभी यहाँ पर कुछ लोग उनकी तरफ अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं। एडोनिस इसे देखने के बाद ही उनके ऊपर अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन चलोए उसे रोक देती है और कहती है कि तुम्हारे पास उतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है और अपने आइस मैजिक पावर्स का यूज करने लगती है और थोड़ी देर के अंदर उन सारे लोगों को यहाँ पर खत्म कर देती है। लेकिन एडोनिस यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि अगर मैं अपने मैजिक पावर्स का यूज ही नहीं कर सकता तो मैं इन्हें सीख क्यों रहा हूँ। चलो ये कहती है कि तुम्हारे पास उतना एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन तभी एडोनिस यहाँ पर एक बहुत बड़े स्वॉर्ड को समन कर लेता है और कहता है कि कोई भी आम आदमी इतने बड़े मैजिक टेक्निक को यूज नहीं कर सकता है और कहता है कि मुझे सारे सच्चाई पहले से ही पता है, मैं इतना ज्यादा पावरफुल हूँ कि इतने सारे लोगों को आसानी से ही खत्म कर दूंगा। लेकिन तुम्हें डर है कि इतने सारे पावर्स के साथ मैं इंसानियत के ही दुश्मन बन जाऊंगा। एडोनिस फिर से कुछ कहने जा ही रहा होता है लेकिन चलो इसे हक कर लेती है। अब हमें रीडिया एम्पायर के एम्परर ग्योथ को दिखाया जाता है और उसके सामने एक आदमी माफी मांग रहा होता है और कहता है कि चलो एक हाई रैंक की विच है, वो आइस मैजिक का यूज करती है और एक स्क्वाड्रन का टीम कभी भी उसे हरा नहीं सकता है। जिसके बाद ग्योथ कहता है कि लगता है इस काम को अब मुझे ही संभालना पड़ेगा। जिसके बाद एम्परर शहर के सारे लोगों के सामने स्पीच देने के लिए पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि क्या हम इंसान अपने तरीके से नहीं रह सकते हैं? हमारे ऊपर जब भी किसी भी तरीके का मुसीबत आता है हमें विचेस का सहारा लेना पड़ता है और उन्हें ही हमारा देवता मानना पड़ता है। लेकिन हम लोगों ने मोबाइल फोन्स को बनाया है जिससे हम लोग कितने भी दूरी से एक दूसरे के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। हम लोगों ने फास्ट ट्रेन और प्लेन्स को भी बनाया है जिससे हम लोग एक जगह से दूसरी जगह पर बहुत ही तेजी के साथ जा सकते हैं। मतलब हम लोग किसी भी हद तक इन मैजिक यूजर्स यानी कि विचेस से किसी भी हद तक कम नहीं है और लगता है कि हम इन विचेस को इनका असली जगह दिखाना ही पड़ेगा। और सब लोग इस चीज को सुनने के बाद बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। दूसरी तरफ एक स्पेस स्टेशन किसी जगह पर अपने टारगेट को सेट कर रहा होता है और हम देखते हैं कि एडोनिस और चलोए को एक अजीब सा मशीन अजीब तरीके से ऊपर की तरफ खींच रहा होता है और वो दोनों वहां पर से टेलीपोर्ट होकर उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर वो स्पीच चल रहा होता है। अब इस चीज को देखकर सब लोग शॉक होते हैं कि एक इंसान विच के साथ भी रह सकता है और ग्योथ कहता है कि शायद मैंने इस चीज को एक्सपेक्ट नहीं किया था। तभी एडोनिस उनके ऊपर अटैक करने के लिए जाता है लेकिन वो गार्ड्स उसे वहीं पर रोक देते हैं। अब चलो यहाँ पर आइस मैजिक एब्सोल्यूट जीरो टेक्निक का यूज करने लगती है और कहती है कि अगर तुम अपने सिटीजन्स को थोड़ा सा भी प्यार करते हो तो तुम्हें हम दोनों को यहाँ से जाने देना चाहिए और कहती है कि एडोनिस तुम लोगों की तरह ही एक आम इंसान है और अगर मैंने तुम सारे लोगों को यहीं पर खत्म कर दिया तो उसके पास वापस जाने के लिए कोई भी घर नहीं रहेगा। और तभी ग्योथ से कहता है कि लेकिन शायद मैं तुम्हें यहाँ पर खत्म करके ही रहूंगा। लेकिन तभी हमें मैजिक फोर्टन HD2 डिवाइस को दिखाया जाता है और ग्योथ कहता है कि शायद तुम्हें हमारे पावर्स का अंदाजा नहीं है, हम लोगों ने साइंस के अंदर बहुत ज्यादा तरक्की कर ली है। सब लोग यहाँ पर बुरी तरीके से हंस रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि चलोए का मैजिक पावर अचानक से यहाँ पर से गायब हो जाता है और एडोनिस का मैजिक भी यहाँ पर काम नहीं कर रहा होता है। तभी ग्योथ चलोए के पास पहुंच जाता है और उसे बुरी तरीके से मारने लगता है। एडोनिस उसे रोकने के लिए तो जाता है लेकिन वो गार्ड्स उसे फिर से पकड़ लेते हैं। तभी ग्योथ यहाँ पर हंसते हुए कहता है कि विचेस भी अपने पावर्स के बिना एक आम लड़की होती है। तभी सब लोग यहाँ पर चलोए की पिक्चर को लेने लगते हैं जिसे देखकर चलोए अपने आप को बहुत ज्यादा एम्बैरेस्ड फील करने लगती है। एडोनिस कहता है कि मैं तुम सब लोगों को यहाँ पर खत्म कर दूंगा, तुम में से एक को भी जीने
जीने का मौका नहीं दूंगा। अब एडोनिस उस दिन को याद करने लगता है जिस दिन चलोए के साथ उसका पहला मुलाकात हुआ था और वो उसके लाइफ का सबसे स्पेशल दिन था। एडोनिस को याद आने लगता है कि चलोए ने उसे कितना कुछ सिखाया था, उसके साथ उसने कितने अच्छे अच्छे मोमेंट्स को स्पेंड किया था। तभी चलोए यहाँ पर माफी मांगने लगती है और कहती है कि इस लड़के का यहाँ पर कोई भी गलती नहीं है, ये तो एक अच्छा और गरीब घर का लड़का है जिसे मैंने बचपन में ही इसके मॉम और डैड से चुरा लिया था, और अगर वो लोग यहाँ पर इस बच्चे को जिंदा रखने के लिए देते हैं तो वो यहाँ पर कुछ भी करने के लिए राजी होता है। एडोनिस को यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा होता है कि उसके मैजिक पावर्स यहाँ पर वर्क क्यों नहीं कर रहे हैं और सोचता है कि कोई बात नहीं, जब मैं इस जगह से निकल जाऊंगा मैं इन सारे लोगों को सजा देकर रहूंगा। अब चलोए एडोनिस को इतने टाइम तक उसके साथ रहने के लिए शुक्रिया अदा कर लेता है, लेकिन तभी सारे वॉरियर्स उसे बुरी तरीके से फायर करने लगते हैं और एडोनिस के लिए ये चीज सबसे बुरे सपने की तरह होता है। लेकिन तभी एक आदमी आके एक्स की मदद से चलोए के बॉडी को उसके सिर से अलग कर देता है और ग्योत उसे अपने सम्मान की तरह यूज करने लगता है, जिसे देखकर सब लोग बहुत ज्यादा खुश होने लगते हैं। और एडोनिस कह रहा होता है कि मुझे थोड़ा सा ही टाइम लगेगा, जिसके बाद मैं तुम सब लोगों को यहाँ पर ही खत्म कर दूंगा। अब हमें 10 साल बाद के प्रिजन 7 में हम इंटर्नमेंट कैंप के सीन को दिखाया जाता है और यहाँ पर कुछ औरतें खाने के लिए लड़ाई कर रहे होते हैं और तभी हमें यहाँ पर डोरोका नाम की एक लड़की से मिलाया जाता है और वो कहती है कि अगर वो लोग चाहे तो उसके ब्रेड को भी खा सकते हैं, लेकिन वो लोग कहते हैं कि इसके रिटर्न में तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तभी हमें यहाँ पर डोरोका की फ्रेंड एमा को दिखाया जाता है और वो डोरोका से पूछता है कि क्या उसे कहीं पर चोट तो नहीं लगी है, लेकिन डोरोका कहता है कि उसे कभी भी कहीं पर चोट नहीं लग सकता है। तभी एमा कहती है कि हमारे एम्परर ने तो कहा था कि अगर इस वर्ल्ड से सारे विचेस को खत्म कर दिया जाएगा उसके बाद हमारे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा शांति पहुंच जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ रियलिटी में हो क्यों नहीं रहा है, बल्कि उन लोगों का देश इस टाइम पे इतना ज्यादा डेवलप हो चुका है कि वो लोग एक दूसरे के साथ फाइट करने में ही सबसे ज्यादा बिजी हो चुके हैं और उन्हें तो शक है कि उन्हें कभी भी इस जगह से बाहर निकलने का मौका भी मिलेगा। और इतना कहकर वो यहाँ पर रोने लगती है। तभी डोरोका यहाँ पर 2 डॉल्स को निकाल लेती है और उन 2 डॉल्स की मदद से एमा को यहाँ पर हंसाने की कोशिश करती है, लेकिन ये शो बहुत ही क्रिंज होता है तो मैं इस चीज को तो एक्सप्लेन नहीं कर सकता। लेकिन तभी यहाँ पर कुछ गार्ड्स पहुंच जाते हैं और वो लोग 218 नंबर के कैदी को यहाँ से बुलाने लगते हैं, लेकिन सब लोग यहाँ पर बात करने लगते हैं कि जिसे भी यहाँ से एक बार बुलाया जाता है वो कभी भी यहाँ पर वापस नहीं आ पाता है। तभी हमें पता चलता है कि 218 असल में एमा का नंबर है और डोरोका भी इस चीज को नोटिस कर लेती है और खड़ा होकर कहती है कि 218 नंबर मेरा है, लेकिन एमा यहाँ पर इतनी ज्यादा डरी हुई होती है कि वो यहाँ पर कुछ कह ही नहीं पाती है। अब डोरोका इंटर्नमेंट कैंप के चीफ वार्डन पायल पोल के पास पहुंच जाता है और पायल पोल कहते हैं कि उसे एक अमीर आदमी के लिए सर्व किया जाएगा, जिसके बाद उसे टैक्स पेयर के लिए एक अच्छा सा शो भी करना है। डोरोका यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है, लेकिन पायल पोल कहते हैं कि किसने तुम ह्यूमंस को अपने सिविलाइजेशन को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कहा था और किन बेवकूफों ने अपने प्रोटेक्टर विचेस को ही खत्म करने का डिसीजन लिया, तो अगर गलती तुम लोगों ने कर लिया है तो इसका सजा भी तुम्हें भुगतना तो पड़ेगा ही। और एक सेल्फी को खींच लेता है और कहता है कि अगर तुम किसी को पसंद आते हो तो तुम्हें उससे सर्व किया जाएगा और तुम इतना क्यूट और यंग हो कि कोई भी तुम्हें आसानी से पसंद कर लेगा। लेकिन तभी डोरोका उसके हाथ को तेजी से काट लेता है और अपने फुल तेजी के साथ यहाँ से भागने लगता है। फॉर्चुनेटली उसके पास पाल पॉल का फोन भी मौजूद होता है और इस चीज से हजारों प्रिजन को एक्सेस किया जा सकता है और डोरोका उस फोन से सबको आजाद करने का ऑर्डर देता है, लेकिन उस फोन का ऑथेंटिकेशन यहाँ पर वर्क नहीं कर रहा होता है। लेकिन थोड़े से ट्राई करने के बाद वो देखता है कि वो सारे प्रिजन यहाँ पर खुलने लगते हैं। डोरोका सबको यहाँ पर तेजी से भागने के लिए कहता है और सब लोग अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश करने लगते हैं और इन सब के बीच में डोरोका की फ्रेंड एमा भी यहाँ पर मौजूद होती है। अब डोरोका एक रूम के सामने पहुंच जाती है और उसके पास फोन होने की वजह से ये वाला रूम भी खुल जाता है, लेकिन पाल पॉल उसे यहाँ पर पकड़ने के लिए कामयाब हो जाते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा केज मौजूद होता है और थोड़ी देर के अंदर ये वाला केज भी खुल जाता है और इसके अंदर एक बहुत ही खतरनाक सा स्लेव होता है और ये और कोई नहीं बल्कि एडोनिस होता है। अब सब लोग इस चीज को देखकर बहुत ज्यादा डरने लगते हैं क्योंकि ये प्रिजनर 1001 है और एडोनिस अपने सिर्फ एक ही अटैक की मदद से उन सारे बैरियर्स को यहाँ पर तोड़ देता है और अपने फास्ट टेक्निक्स का यूज करके 2 आदमी को यहीं पर खत्म कर देता है और तीसरा आदमी को इस तरीके से मारता है जैसे मानो उसके लिए ये कोई भी बड़ी बात नहीं है और इतने सालों तक कैद में रहने की वजह से उसका दिल पत्थर का बन चुका है। अब एडोनिस रोका के पास जाने लगता है और देख के ऐसा लगता है कि उसके अंदर थोड़ा सा इंसानियत तभी भी बचा हुआ होता है, जिसके बाद उसके बैरियर्स को तभी ही तोड़ देता है और थोड़ी टाइम बाद एडोनिस यहाँ से बाहर निकलने में भी कामयाब हो जाता है। अब हमें वर्डन पाल पोल को दिखाया जाता है और वो कह रहा होता है कि अगर सिर्फ ये बच्चा यहाँ
पर से भाग चुका होता तो मेरे लिए ये चीज कोई बड़ी बात नहीं होता, लेकिन उसने यहाँ पर से एसएस रैंक के वेपन को भी चुरा लिया है और वो सोचता है कि अगर हायर अप्स को इसके बारे में पता चल गया तो वो यहाँ पर उसे खत्म ही कर देगा। लेकिन साइड में खड़ा एक गार्ड सोच रहा होता है कि अगर एडोनिस के पास पाल पोल का फोन भी मौजूद होता है, लेकिन फिर भी वो उसकी मदद से इस वाले रूम को तो नहीं खोल सकता है। लेकिन थोड़ी देर के अंदर यहाँ पर एक लड़की जांच पड़ताल के लिए पहुंच जाती है और वो लड़की पाल पोल से कहती है कि तुमने अपना काम ठीक से नहीं किया है तो तुम्हें इसका सजा तो मिलकर ही रहेगा, और वो पाल पोल को यहीं पर ही खत्म कर देता है। अब हमें डोरोका के सीन को दिखाया जाता है और वो कह रही होती है कि उसने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है जिसकी मदद से इंसानियत को बहुत बड़ा खतरा आ चुका है और उसे इस खतरे को निपटना पड़ेगा। अब एडोनिस एक बिल्डिंग के ऊपर बैठा हुआ होता है और कहता है कि मेरे लाइफ का सिर्फ एक ही मकसद है, इंसानियत को खत्म करना। और वो यहाँ पर रिटन स्टाइल सोनिंग मैजिक केन को यूज कर लेता है, जिसके बाद वो एक गन से फायर भी कर देता है, जिसकी वजह से उस बुलेट का साइज यहाँ पर बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है और इस बुलेट के एक बिल्डिंग से टकराने के साथ ही यहाँ पर मानो एक बहुत बड़ा भूकंप सा आ जाता है। अब न्यूज में ये चीज बताया जाता है कि एक बहुत बड़ा सेल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के मेन बिल्डिंग के साथ टकरा चुका है और उन्हें शक है कि ये काम पास ही के किसी देश ने किया है। अब एडोनिस कहने लगता है कि जो चीज उसके साथ पास्ट में हुआ है वो इस चीज को कभी भी भूल नहीं सकता है और सोचता है कि लेकिन अगर चलो ये मेरे साथ होता तो मैं शायद इस काम को नहीं कर रहा होता। वो मुझे कहती कि इन लोगों ने गलती किया है तो क्या हुआ, हमेशा गलती करने वालों को माफ कर देना चाहिए। लेकिन तभी वो यहाँ पर रिटर्न स्टाइल सोनिंग मैजिक ग्राइंड को यूज कर लेता है। इस वजह से यहाँ पर एक बहुत बड़ा स्टैचू समन हो जाता है। अब हमें नेशनल सिक्योरिटी ब्यूरो के सीन को दिखाया जाता है और वहां पर उन्हें पता चलता है कि उनके प्रिजनर्स में से काफी सारे प्रिजनर्स इस टाइम पे वहां पर से भाग चुके हैं। कैदी नंबर 1001 को किसी तरीके से आजाद होने का मौका मिल चुका है और एक एसएस रैंक का वेपन जिन्हें उन लोगों ने काफी संभाल कर रखा था उसे किसी ने चुरा लिया है। अब हमें एनएसबी डायरेक्टर सीनियर एग्जीक्यूटिव यामा को दिखाया जाता है जो एनएसबी वाइस डायरेक्टर एग्जीक्यूटिव यूकी के साथ यहाँ पर मौजूद होते हैं और उनके सामने खड़े हुए एक आदमी को एडोनिस के केस को सॉल्व करने का ऑर्डर दिया जाता है। लेकिन वो आदमी यहाँ पर बहुत ही मजाकिया होता है जिसे देखकर यूकी बहुत ही गुस्सा हो जाती है। तभी यामा यूकी को कहता है कि तुम्हें ये आदमी बहुत ही कमजोर लग सकता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये हमारे कैप्टन सिक्योरिटी एजेंसी ऑपरेटर एग्जीक्यूटिव एकट है और इसने आज तक कई सारे ब्रूटल केसेस को सॉल्व करके रखा है। तभी सिक्योरिटी ब्यूरो को पता चलता है कि एक जाइंट रोबोट बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में देखा गया है और वो इसी तरफ आ रहा है। यामाटो बताते हैं कि मैजिक को इसके बारे में कोई खबर क्यों नहीं दिया गया है, लेकिन वो लोग बताते हैं कि क्वीन से उन्हें खबर मिल चुका है कि मैजिक की हालत इस टाइम पे बहुत ज्यादा खराब हो रखी है। अब यामा यहाँ पर स्टेट ऑफ इमरजेंसी अलर्ट को ऑन करने के लिए कह देते हैं और डिफेंस लाइन 4 और एयर ग्राउंड सपोर्ट को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कहते हैं, क्योंकि वो लोग जाइंट रोबोट को हैंड टू हैंड कॉम्बैट में नहीं हरा सकते हैं, तो इसलिए उन सोल्जर्स की जरूरत भी नहीं है। अब हमें एक स्टेशन के सीन को दिखाया जाता है, लेकिन तभी वहां पर एक कार तेजी से घुस जाता है और उसके अंदर का आदमी बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है और कहता है कि वो मूर्ति बहुत ज्यादा विशाल है। अब इसे सुनने के बाद पुलिस वालों को ये लग रहा होता है कि इसने जरूर किसी तरीके का नशा कर रखा है, लेकिन बाहर जाने के बाद वो लोग जिस चीज को देखते हैं उसे देखने के बाद उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। एक जाइंट सा रोबोट उनके शहर में आ चुका है और एक के बाद एक सारे बिल्डिंग्स को कुछ इस तरीके से तबाह कर रहा है जैसे मानो ये उसका रोज का काम है और चारों तरफ बुरी तरीके से दहशत फैल चुका है। और एडोनिस कहता है कि गियोथ, तुम बस मुझसे भागने की कोशिश मत करना। अब एडोनिस कहता है कि एक नॉन वेज सिर्फ रिटन स्टाइल सोनिंग मैजिक को ही यूज कर सकता है, लेकिन पहले मैजिक को संभालने के लिए उसे काफी सारे कैलकुलेशंस का यूज करना पड़ता है और एक परफेक्ट मास्टर ही इस चीज को सिखा सकता है, वरना ये चीज पॉसिबल नहीं है। और कैप्सूल के अंदर इतने टाइम तक ट्रैप होने की वजह से उसे अनलिमिटेड टाइम मिल गया था अपने कैलकुलेशन के पावर को और भी स्ट्रॉन्ग करने के लिए, जिस वजह से वो इस टाइम पे बहुत ज्यादा पावरफुल बन चुका है। दूसरी तरफ यामा इस स्टैचू को नोटिस कर लेता है और कहता है कि इतना बड़ा स्टैचू अपनी जगह से हिल भी कैसे सकता है, और उसे समझ में आ जाता है कि यहाँ पर मैजिक टेक्निक का यूज किया जा रहा है और वो बाकी गार्ड्स को मैजिक फोटोन H2 को निकालने का ऑर्डर देते हैं। लेकिन यामा को पता चलता है कि उस मशीन को अंडरग्राउंड में रखा गया है और इतने सालों तक यूज ना करने की वजह से उन्हें पता नहीं है कि वो मशीन काम करने भी वाला है या नहीं, जिसके बाद यामा यूकी को इस मशीन को लाने का जिम्मेदारी दे देते हैं। अब हम देखते हैं कि कुछ सोल्जर्स एडोनिस की तरफ टैंक को लेकर फाइट करने के लिए जा रहे होते हैं, लेकिन एडोनिस के मैजिक पावर की वजह से कोई भी बुलेट उसके रोबोट को टच भी नहीं कर पाता है। एडोनिस कहता है कि क्या तुम लोगों ने मुझे एक नौसिखिया समझ कर रखा है, और एक अटैक के साथ ही इन सारे टैंक्स को यहाँ पर खत्म कर देता है। अब एडोनिस कहता है कि चुलोए को खत्म करना तुम लोगों के लिए सबसे प्राउड का मोमेंट है और उसी के बाद तुम लोगों ने इस एम्पायर को यहाँ पर खड़ा किया है, जिसका मतलब है कि इस चीज के अंदर तुम लोगों का भी जिम्मेदारी मौजूद है।
और तुम्हें अपने हिस्से का सजा तो यहाँ पर लेना ही पड़ेगा। जिसके बाद एडोनिस यहाँ पर एक बुलेट बेल को समन कर लेता है और रास्ते से जितने भी सारे लोग जा रहे होते हैं एडोनिस उनके ऊपर बुरी तरीके से फायर करने लगता है। और एडोनिस को वो पल भी याद आने लगता है जब इन सारे लोगों ने चुलोए के ऊपर सेम तरीके से अटैक किया था। अब एक भी इंसान यहाँ पर से बच नहीं पाता है, लेकिन कुछ रीजंस के चलते खुशी होने की जगह एडोनिस को यहाँ पर बहुत ज्यादा दुख होने लगता है और उसकी आंखों से यहाँ पर बुरी तरीके से आंसू निकलने लगते हैं और सोचता है कि इन सारी चीजों के बाद तो मुझे यहाँ पर खुश होना चाहिए था, लेकिन मेरे आंखों से आंसू क्यों निकल रहे हैं। अब हमें यहाँ पर किंगडम के एम्परर और गयोत को दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि सच में उसकी तबीयत यहाँ पर बहुत ज्यादा खराब हो रखी और थोड़ा सा खांसने के साथ ही मुंह से खून निकलने लगता है, लेकिन उसकी सेवा करने के लिए क्वीन यहाँ पर मौजूद होती है। तभी गयोत यहाँ पर रानी को शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि मेरे लाइफ के एंड तक तुमने मुझे प्रोटेक्ट किया है और अगर तुम मेरे साथ नहीं होते तो शायद मैं इस एम्परर को भी खड़ा नहीं कर पाता। तभी गयोत यहाँ पर मन में सोचने लगता है कि गॉड उसे यहाँ पर सजा तो नहीं दे रहा है क्योंकि उसने काफी सारे विचेस को खत्म किया है और उसके आसपास जितने भी सारे सिविलाइजेशंस थे उन सारे सिविलाइजेशंस को उसने अकेले ही खत्म कर दिया। लेकिन गयोत कहता है कि उसने जो भी काम किया है इसके लिए उसे कोई भी दुख नहीं है क्योंकि उसने ये सारा काम ह्यूमैनिटी के भले के लिए ही किया है और अगर वो इस काम को नहीं करता तो इंसान अपने आप को कभी भी डेवलप नहीं कर पाता और अपने हर काम के लिए ही विचेस के ऊपर भरोसा करना पड़ता। लेकिन तभी यहाँ पर बारिश भी स्टार्ट हो जाती है और क्वीन कहती है कि आपने जो भी काम किया है वो हमारे सिविलाइजेशन के भले के लिए ही किया है और अभी आपको यहाँ पर सो जाना चाहिए। तभी हम देखते हैं कि काफी सारे फाइटर प्लेन्स एडोनिस को खत्म करने के लिए तैयार होते हैं। तभी यामा कहते हैं कि इस लड़के का नाम एडोनिस है, इस लड़के को हमने 10 सालों के लिए कैद करके रखा था और इस लड़के ने अपना आधा लाइफ विचेस के साथ स्पेंड किया है, तो ये हमारे लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है। तभी एक लड़की एडोनिस को स्पॉट कर लेती है और सिक्योरिटी ब्यूरो में इसका लोकेशन भेज देती है, जिसके बाद वो लोग प्लेन्स का यूज करके एक के बाद एक बड़े से बड़ा बॉम्ब एडोनिस के ऊपर फेंकने लगते हैं। लेकिन इस जगह पर अभी भी कई सारे लोग मौजूद होते हैं। तभी हम देखते हैं कि एक बच्चा अपने माँ को यहाँ पर उठाने का कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी उसके ऊपर एक बड़ा सा बिल्डिंग गिरने लगता है। लेकिन तभी डोरोका अपने फुल तेजी के साथ आके उस बच्चे को बचा लेती है, जिसके बाद डोरोका उस लड़की को एक आंटी के पास सौंप देती है और कहती है कि उसे इस रोबोट को रोकने के लिए जाना पड़ेगा। दूसरी तरफ काफी सारे सोल्जर्स एडोनिस के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन एडोनिस एक के बाद एक सारे सोल्जर्स को बुरी तरीके से मारने लगता है। लेकिन तभी हेडक्वार्टर में यामा को न्यूज मिलता है कि एक अजीब सी लड़की उनके टारगेट की तरफ बढ़ रहा है। तभी हम देखते हैं कि एडोनिस ने एक आदमी को पकड़ लिया है और वो आदमी कह रहा होता है कि उस विच के साथ हमें तुम्हें भी खत्म कर देना चाहिए था। लेकिन तभी डोरोका आके एडोनिस को यहाँ पर रोकने लगती है। एडोनिस को याद आने लगता है कि ये वही लड़की है जिसने उसे वहाँ पर से बाहर निकलने में मदद किया था। डोरोका कहती है कि तुमने यहाँ पर बहुत ही गलत काम किया है और क्या तुम्हें इन इनोसेंट इंसानों को मारने में मजा आता है। एडोनिस कहता है कि शायद तुम्हें किसी तरीके का गलत फहमी हुआ है क्योंकि इनमें से कोई भी इनोसेंट तो नहीं है, तुम बस इन्हें सिर्फ एक मौका देकर तो देखो, ये लोग अपना असली रंग दिखा देंगे। तभी डोरोका कहती है कि अगर चुलोए जिंदा होती तो वो तुम्हें कभी भी ये काम करने के लिए नहीं देता। तभी एडोनिस उसे तेजी से पकड़ लेता है और कहता है कि उसका नाम लेने का तुम्हें कोई भी अधिकार नहीं है और पूछता है कि क्या उन लोगों ने तुम्हें एक डिस्ट्रैक्शन की तरह भेजा है, क्योंकि इंसान कभी भी सीधी तरीके से जीत ही नहीं सकते हैं और अगर उस दिन उन्होंने वो मशीन यूज नहीं किया होता तो चुलोए ने अकेले ही तुम सारे लोगों को खत्म कर दिया होता। डोरोका कहती है कि तुम्हें ये चीज बताने की कोई भी जरूरत नहीं है, हम विचेस को तो ये चीज पहले से ही पता है। अपने पावर्स का यूज करने लगती है। तभी एडोनिस उसे और भी तेजी से पकड़ लेता है और कहता है कि ये बेकार की गेम मेरे साथ मत खेलो, मुझे पहले से ही पता है कि सारे विचेस खत्म हो चुके हैं। डोरोका कहती है कि सारे विचेस खत्म नहीं हुए थे, कुछ विचेस अपनी जान को बचाने में कामयाब हो गए थे। अब एडोनिस यहाँ पर और भी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि अगर उस दिन तुम हमें प्रोटेक्ट करने के लिए आ सकते थे तो तुम लोग हमें प्रोटेक्ट करने के लिए क्यों नहीं आए थे। डोरोका कहती है कि वो लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा डर गए थे और अगर गयोत को उनके बारे में पता चलता तो गयोत उन्हें भी खत्म कर देता और कहने लगती है कि चिंता करने की कोई भी बात नहीं है, हम लोग चुलोए को फिर से वापस ला सकते हैं। लेकिन एडोनिस यहाँ पर हद से ज्यादा गुस्सा होता है और उसके किसी भी बात को सुन नहीं रहा होता है। डोरोका कहती है कि हमने तो ये सारी चीजें पहले से ही प्लान करके रखा था और हमने ही तुम्हें जानबूझकर वहां से छुड़ाया है और हम लोग तुम्हारे मेमोरीज को यूज करके चुलोए को वापस ला सकते हैं। तभी एडोनिस यहाँ पर अपने आप को रोक नहीं पाता है और बुरी तरीके से रोने लगता है और कहता है कि अगर वो लोग चुलोए को वापस ला सकते तो वो उसके लिए कुछ भी करने के लिए राजी है। लेकिन तभी हमें यहाँ पर एक स्नाइपर को दिखाया जाता है और वो एक ही शॉट में रोका को एडोनिस के सामने खत्म कर देता है। अब हमें रोका के पास को दिखाया जाता है और ये वो टाइम होता है जिस टाइम पे इंसानों ने विचेस को पहली बार अपना दुश्मन मान लिया था और सारे सोल्जर्स मिलकर विचेस को बुरी तरीके से मार रहे होते हैं और डोरोका इन सारी चीजों को देखकर यहाँ पर बहुत ज्यादा डर रही होती है। लेकिन तभी मिया नाम की एक लड़की आके डोरोका को पीछे से हग कर लेती है और कहती है कि इंसानों ने किसी रीजन के चलते हमें अपना दुश्मन मान लिया है और हमें इस टाइम पे प्रोटेक्ट करने के लिए कोई भी मौजूद नहीं है। डोरोका पूछती है कि कोई भी वेच अपने मैजिक पावर्स का यूज क्यों नहीं कर रहे हैं, लेकिन मिया बताती है कि इंसानों ने यहाँ पर एक अजीब तरीके की मशीन को लाया है जिसकी वजह से हम लोग अपने मैजिक पावर्स का यूज नहीं कर पा रहे हैं और अब उनके पास यहाँ से बचने का सिर्फ एक ही उपाय है, उनमें से किसी एक को स्टार ऑफ रेवोल्यूशन को फॉलो करके मैडम ओपेला के पास जाना पड़ेगा। डोरोका मिया को भी अपने साथ जाने के लिए कहती है, लेकिन मिया कहती है
है कि वो यहाँ पर बहुत ज्यादा घायल हो चुकी है और अगर डोरोका उन सब की मदद करना चाहती है तो उसे मैडम ओपेला के पास तो जाना ही पड़ेगा। डोरोका यहाँ से जाने तो लगती है, लेकिन वो नोटिस करती है कि मिया को यहाँ पर काफी सारे सोल्जर्स ने पकड़ लिया है। तभी हमें प्रेजेंट के सीन को दिखाया जाता है और हमें पता चलता है कि एडोनिस ने अपने पावर का यूज करके रोका को फिर से जिंदा कर दिया है। अब हमें यूकी के सीन को दिखाया जाता है और आप लोगों को याद होगा कि यामा ने यूकी को SDM2 रिवाइस को लाने के लिए कहा था। अब यूकी यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश होती है और कहती है कि फाइनली मेरे बड़े भैया को मेरे ऊपर प्राउड करने का मौका मिल जाएगा। लेकिन तभी हमें नेशनल साइंस एजेंसी की टीम को दिखाया जाता है और उनकी लीडर डायरेक्टर थताना यहाँ पर मौजूद होती है और वो कहते हैं कि मैं तुम में से किसी को भी इस मशीन को ऑन करने को नहीं दूंगा। अब हमें यामाटो के सीन को दिखाया जाता है और थेता उसे कॉल करके कहने लगती है कि हम लोग तुम्हें इस मशीन को ऑन नहीं करने दे सकते क्योंकि इसे इंसानियत के ऊपर बहुत बड़ा खतरा आ सकता है। उन्होंने इस मशीन के ऊपर कई सारे रिसर्च किए हुए हैं, लेकिन अभी भी उन्हें इनके सारे साइड इफेक्ट्स का पता नहीं चला है और कहती है कि क्या तुमने ह्यूमन कैलर बैक्सफेक्शन डिजीज के बारे में सुना है। यामाटो कहते हैं कि उसे इसके बारे में अच्छे तरीके से याद है। आज से करीब 10 साल पहले जिन सोल्जर्स ने विच हंट में ज्वाइन किया था उनमें से ज्यादातर लोगों को ये बीमारी हो गया था। थेटा कहती है कि उन्हें अभी तक इसका एग्जैक्ट रीजन तो पता नहीं चला है, लेकिन उन्हें शक है कि इस मशीन के ऑन करने की वजह से ही ये बीमारी फैल चुकी है और अगर इसको दोबारा से ऑन किया गया तो ह्यूमैनिटी के ऊपर बहुत बड़ा खतरा आ सकता है। और बताती है कि पास्ट के टाइम में विचेस हमारे एनवायरनमेंट को बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट किया करते थे और उनके जाने की वजह से पॉल्यूशन काफी ज्यादा बढ़ चुका है। तो अगर इस टाइम पे इसे ऑन किया जाएगा तो इससे 1000 गुना ज्यादा खतरा आ सकता है और उन्हें डर है कि मैजेस्टी को भी इस टाइम पे ये सेम बीमारी हो चुका है। अब हमें एडोनिस के सीन को दिखाया जाता है और एडोनिस रोका से पूछ रहा होता है कि किस तरीके से चुइल को वापस लाया जा सकता है। रोका कुछ कहने जा ही रही होती है, लेकिन तभी यहाँ पर काफी सारे सोल्जर्स आके फायर करने लगते हैं। एडोनिस तो यहाँ पर बच जाता है, लेकिन रोका का हालत बहुत ही खराब हो जाता है, जिसे देखकर एडोनिस कहता है कि क्या मुझे कभी भी शांति से जीने का मौका नहीं मिलेगा। अब सब लोग एडोनिस के ऊपर फायर स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन एडोनिस यहाँ पर रिटेन स्टाइल सनी मैजिक का यूज करने लगता है, जिसे देखकर यामाटो कहने लगते हैं कि क्या हमारे पास इसे रोकने का कोई भी तरीका नहीं है। और एडोनिस अपने पावर का यूज करके उन सारे बुलेट्स को अपोजिट डायरेक्शन में फेंक देते हैं, जिस वजह से सारे सोल्जर्स यहाँ पर खत्म हो जाते हैं। और एडोनिस कहने लगता है कि तुम लोगों को क्या लगता है कि तुम लोग चोइल को खत्म करके शांति से रह पाओगे? मैं तुम सब लोगों को एक एक करके खत्म करके रहूंगा। लेकिन तभी स्नाइपर कहती है कि लगता है मुझे तुम्हें खत्म करना पड़ेगा, लेकिन उसके फायर को एडोनिस बीच में ही रोक देता है और उसे 100 गुना बड़ा करने के बाद स्नाइपर की तरफ ही फेंक देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट क्रिएट हो जाता है। लेकिन तभी यहाँ पर कुछ और सोल्जर्स भी पहुंच जाते हैं और एडोनिस के साथ अपना फाइट स्टार्ट कर देते हैं और यामाटो कहते हैं कि लगता है इसे रोकने का हमारे पास कोई भी उपाय नहीं है। तभी यूकी यहाँ से तेजी से भागने लगती है और कहने लगती है कि मैंने उस रोबोट को मेरे आंखों के सामने देख कर रखा है और मुझे पता है कि अगर हम लोगों ने उसे नहीं रोका तो वैसे भी वो हम सब लोगों को यहाँ पर खत्म करके रहेगा। सब लोग उसे रोकने के लिए तो जाते हैं, लेकिन उससे पहले यूकी इस मशीन को ऑन करने के लिए कामयाब हो जाती है। दूसरी तरफ एडोनिस अपने फाइट को कंटिन्यू कर ही रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से इस मशीन की वजह से उसका कोइल उसके हाथ से गिर जाता है और दूसरी तरफ देखते हैं कि यूकी और डायरेक्टर का हालत यहाँ पर बहुत ज्यादा खराब हो रखा है। तभी यामाटो उन्हें फोन कर लेते हैं और वहाँ की डिटेल्स लेने लगते हैं, लेकिन थेता कहती है कि बेकार की बातें बंद करो, तुम्हारे सामने इस टाइम पे दुनिया का सबसे बड़ा विलन मौजूद है और तुम्हारे पास इसे हरने का सिर्फ एक ही मौका है, तो इसे वेस्ट मत करना। अब एडोनिस अपने वेपन को लेने के लिए जा ही रहा होता है, लेकिन तभी यहाँ पर काफी सारे सोल्जर्स पहुंच जाते हैं और एक लड़की तो उसके पास ही पहुंच जाती है और कहती है कि हमारे नेशन के ऊपर अटैक करने का तुम्हारा हिम्मत भी कैसे हुआ। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा बिल्डिंग गिरने लगता है। इसी के साथ ही वीडियो खत्म होती है। पार्ट 2 देखने के लिए सब्सक्राइब कर लो। बाय बाय।